हेलो, नमस्कार साथियों। मैं अमित सोलंकी आपका इस रूटेक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने अपनी क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, बिल्कुल जीरो से हीरो वाला बैच, ठीक है, एडवांस लेवल तक जो हम सीखने जा रहे हैं। तो आज हमारे इस बैच की जो है फोर्थ क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले 3 क्लासें हमने कर चुके हैं। तो अगर किसी ने पीछे की क्लासें नहीं देखी हैं तो पीछे की क्लासें ज़रूर देखें, ताकि आपको आगे वाली क्लासें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आपको मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन से रिलेटेड कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, तो अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ मैं, जो जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। एक अंक की ये जो एक अंक के अंकों की जो संख्या है वो कुल कितनी है, ठीक है। तो टोटल कितनी होगी? 9 होगी। टोटल कितनी होगी? 9 होगी। एक से लेकर के 9 तक, ठीक है। एक से लेकर के 9 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं? एक अंक की 9 संख्याएं हैं। दो अंकों की कितनी है? 90, ठीक है। यानी कि 99 माइनस कितनी हो जाएंगी? 9, ठीक है। तो दो अंकों की संख्याएं कितनी है? 90। तीन अंकों की टोटल संख्याएं कितनी है? 900। यानी कि 999 माइनस में कितनी हो जाती हैं? 99। 900। चार अंकों की कितनी हो जाएंगी? 9000, ठीक है। यानी कि 9999 चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। इसमें से हम तीन अंकों की संख्याएं घटा देंगे 999, तो कितनी बचेंगी? टोटल 9000 बचेंगे। एक से 100 तक की संख्याओं में जो जीरो आता है, तो ये जीरो जो अंक है, जो डिजिट है, वो कितनी बार आता है? 11 बार आता है। कितनी बार आता है? 11 बार। जो एक है, जो डिजिट एक है, 21, वो कितनी बार आएगा? 21 बार आएगा। और जितने भी बाकी डिजिट बच गए, जैसे कि 2 3 4 5 6, वो कितनी बार आते हैं एक से लेकर के 100 तक? तो 20 बार आते हैं, ठीक है। तो एक से 100 तक की संख्या में कुल अंक कितने होते हैं, यानी कि कितने अंक है टोटल एक से लेकर के 100 तक? तो 192 अंक होंगे, 192, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों की तरफ। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, जब ये नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, तब ये बेसिक चीजें बताना मुश्किल हो जाएंगी, ठीक है। तब अगर आपने ये चीजें नहीं सीखी होंगी तो समझ में नहीं आएगा कि हम बड़े बड़े क्वेश्चंस जो इतने कैलकुलेटिव होते हैं उनको कितनी आसानी से कर लेंगे। क्योंकि जब मैं किसी भी मेथड का यूज बताऊंगा, अगर आपको उस मेथड के बारे में पता ही नहीं होगा, तो फिर आप उनको नहीं सीख पाएंगे अच्छे से। और आजकल कंपटीशन में बहुत कैलकुलेटिव सवाल आते हैं, ठीक है। अभी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि -5 का अगला अंक क्या है, ठीक है। तो जैसे ये नंबर लाइन होती है, थोड़ी स्टेडी होगी, तो नंबर लाइन होती है, तो बीच में मिड में जीरो होता है। राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, और इस तरीके से अनंत तक, ठीक है। और लेफ्ट साइड में होते हैं नेगेटिव नंबर, -1, -2, -3, और इस तरीके से अनंत तक, ठीक है। तो जीरो के राइट साइड में, यानी कि जब हम ये बोले, एग्जामिनर ऐसा सवाल दे कि -5 का अगला अंक क्या आएगा, या मैं ये कहूँ एक एक का अगला अंक क्या आएगा, तो 2 होगा। 2 का अगला 3, 3 का अगला 4, पिछला वर्ड यूज करें तो 4 का पिछला 3, 3 का पिछला 2, 2 का पिछला 1। यानी कि जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो हम राइट साइड में जा रहे होते हैं, और जब हम पीछे की तरफ जा रहे होते हैं तो हम लेफ्ट साइड में जा रहे होते हैं। तो जैसे जैसे क्या होगा, जीरो से हम राइट साइड में बढ़ते जाएंगे तो नंबर बड़ा होता जाएगा। और जीरो से जब लेफ्ट साइड में बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है कि नंबर छोटा होता जाता है। यानी कि -2 से छोटा, -3, -3 से छोटा, -4, -4 से छोटा, -5। तो -5 का जो अगला अंक आएगा वो -5 से बड़ा होगा। जैसे कि 3 का अगला अंक क्या होगा? 4, यानी कि 4 3 से बड़ा है। तो -5 का अगला अंक -5 से बड़ा है, यानी कि -5 से बड़ा क्या होगा? -4, क्योंकि राइट साइड के अंक जो होते हैं वो बड़े होते हैं लेफ्ट वाले से, ठीक। तो -5 के राइट साइड में क्या होगा? -4।
तो इस तरीके से हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जीरो है। जीरो क्या है? चार ऑप्शन दे दिए इस तरीके से। पहला ऑप्शन दे दिया कि रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हमने रेशनल और इरेशनल की परिभाषाएं समझी थी, तो रेशनल नंबर की परिभाषा थी कि जिसको हम पी बटे क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या था कि जो ये क्यू है, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल ना हो। ठीक है, और था कि जो अंश और हर है, जो पी और क्यू होंगे, वो दोनों बिलोंग करने चाहिए किससे? इंटीजर से। ठीक है, तो जो जीरो है, देखो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है, तो ये पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखा गया। और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल भी नहीं है, और पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि एक रेशनल नंबर होगा। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, हमने सीखा भी होगा। अगला क्वेश्चन देखें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ऑफ फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 2 3 6 एंड 7? यानी कि ये कह रहा है कि 0, 2, 3, 6 और 7, इन अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? तो अगर मैं ये कहूँ कि बड़ी से बड़ी संख्या बताएं भाई, ठीक है, लार्जेस्ट बताएं, तो लार्जेस्ट बात करेंगे तो हम सबसे पहले सबसे बड़े अंक को लेंगे। तो सबसे बड़ा अंक क्या है? 7। उसके बाद क्या आएगा? 6। उसके बाद क्या आएगा? 3। उसके बाद क्या आएगा? 2। और उसके बाद क्या आएगा? 0। यानी कि इन 5 अंकों से जो बड़ी से बड़ी संख्या बनाई जा सकती है वो यही तो है, 7 6 3 2 0। और अगर मैं स्मॉलेस्ट की बात करूं, ठीक है, स्मॉलेस्ट की बात करूं, सबसे छोटी की बात करूं, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, जैसे कि अभी करते वक्त जिसने मतलब प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो वो जीरो को पहले ले लेगा, 2 3 6 7 यानी कि छोटे से कर लेगा, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जीरो पहले किसी नंबर से आ गया तो उसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि इसको 2 3 6 7 भी लिखा जा सकता है। फिर ये 4 अंकों से बनी हुई संख्या होगी, इसमें जीरो नहीं आ गया। ठीक है, तो पहले हम दो को लेंगे। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए पहले दो को लेंगे, फिर हम जीरो को लेंगे, तभी इस जीरो का मतलब होगा। ठीक है, फिर इधर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, फिर क्या आएगा? 6, फिर क्या आएगा? 7। तो जो अंक दिए गए हैं, जो डिजिट दिए गए हैं 5 अंक, उनसे जो छोटी से छोटी जो संख्या बनेगी ना, वो ये बनेगी 20,367। अब हमें क्या निकालना था? इनका डिफरेंस निकालना था। तो अब हमें इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, इनका डिफरेंस क्या आएगा? तो इनका डिफरेंस आएगा 55,953। ठीक है, 55,953 यही आएगा। 10 में से 7 जाएगा तो 3, 11 में से 6 जाएगा 5, असल चली जाएगी ना इधर। ठीक, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9, 5 बचेगा। ठीक, इस तरीके से हमारा 55,953 का है, 55,953 ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखें, यदि x तथा y सम संख्याएं हैं तथा z विषम संख्या है, तो x प्लस वाई प्लस जेड कैसा नंबर होगा? ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर तो हमने ये रूल पढ़े हुए हैं। ठीक है, x तथा y दोनों सम संख्याएं हैं। अब दोनों सम संख्याएं को जोड़ेंगे तो सम संख्या ही बनेगी, और एक सम और एक विषम में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? जैसे कि 4 और 3 जोड़ दूं मैं, सम और विषम को जोड़ूंगा तो 7 आएगा ना, यानी कि विषम होगा। ठीक, तो x प्लस वाई जेड क्या होगा? y प्लस जेड कितना हो जाएगा? विषम हो जाएगा। ठीक है, विषम संख्या हो जाएगी, ओड नंबर। ठीक है, बी ऑप्शन वाला हमारा राइट आंसर है। अगर आपने पीछे की क्लास की हुई है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। यदि तीन विषम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो हम प्राप्त करते हैं, तीन विषम संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त करते हैं? तो जैसे कि आपको रूल याद नहीं रहते, ठीक है, तो आप क्या किया करो कि कोई भी विषम संख्याएं छोटी से छोटी होती है ना, उनको जोड़ के देख लिया करो। जैसे कि 1 3 5, ठीक है, तीनों की तीनों विषम संख्याएं हैं, तो 5 3 8 और 1 9, और 9 कैसी है? विषम संख्या। ठीक है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? विषम संख्या। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे याद रख पाते हैं, कुछ नहीं रख पाते हैं, तो हम एग्जाम्पल लेकर के भी देख सकते हैं। ठीक है,
तो जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यानी कि -6 प्लस -7 प्लस -8 का मान क्या होगा। ठीक है, यानी कि अब देखो, कुछ बच्चे इसको गलत करेंगे क्योंकि कंफ्यूजन होता है बहुत सारा। तो सीधा सीधा ये है कि ये -6 है और प्लस में अगर हम 7 करते, प्लस में अगर हम क्या करते, 7 करते, तो इसका मतलब ये था कि हम -6 से आगे जा रहे हैं। ठीक है, ये जो इस तरीके से नंबर लाइन होती है ना, इधर -6 होगा तो इस तरीके से हम आगे जा रहे हैं। लेकिन -7 है तो हम आगे जा रहे हैं लेकिन माइनस साइड की तरफ। ठीक है, या फिर हम इसको याद करते हैं कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि -6 तो है ये, प्लस और माइनस है क्या हो जाते हैं, माइनस। ठीक है, तो 7 हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से 8 7 15, 15 और 6 21, तो माइनस का क्या हो गया, 21। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। ठीक, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं लेकिन कई बार कंफ्यूजन कर देती हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन को ऐड कर दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, एक आदमी 5 से 700 तक की संख्याओं को अपने कंप्यूटर पर टाइप कर रहा है, वह अपने कंप्यूटर पर कितनी बार बटन दबाएगा। एक आदमी 5 से जो है 700 तक की संख्याओं को अपने कंप्यूटर पर टाइप कर रहा है, वह अपने कंप्यूटर पर कितनी बार बटन दबाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन अगर बेसिक्स नहीं पता है तो कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, कैसे, जो एक डिजिट के नंबर होंगे वो कितने होंगे, देखो पहले हम देखेंगे 1 डिजिट के नंबर। ठीक है, तो 1 डिजिट के नंबर 5 से लेकर के 9 तक होंगे, है ना। तो 5 से लेकर के 9 तक टोटल कितने डिजिट होंगे, 5 डिजिट। यानी कि जब एक अंक की संख्या को दबाएगा तो वो टोटल 5 बार बटन दबाएगा। वैसे ही अगर मैं कहूँ कि 2 डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट की संख्याएं कितनी होंगी, तो 2 डिजिट की टोटल संख्याएं कितनी होती हैं, 90। और एक संख्या के दबाने के लिए उसको 2 बार बटन दबाना पड़ेगा, है ना। तो यानी कि जो टोटल जो बटन दबाएगा वो कितना दबाएगा, 180। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि 3 डिजिट की कितनी संख्याएं हैं, 3 डिजिट, तो 3 डिजिट की कितनी संख्याएं हैं, कहाँ से कहाँ तक है, अब हम करेंगे यानी कि 100 से लेकर के और 700 तक। ठीक है, तो 100 के आगे 600 होंगी और एक 100 वाली, यानी कि टोटल कितनी हो जाएंगी, 601 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 601 संख्याएं हैं 5 से लेकर के 700 तक जो कि 3 डिजिट की हैं। और एक संख्या को दबाने के लिए 3 बार बटन दबाना पड़ेगा क्योंकि 3 अंकों की संख्या है। तो उस तरीके से जब 601 अंक होंगे तो उनको दबाने के जो बटन दबाने के लिए कितनी बार बटन दबाना पड़ेगा, 3। एक अंक के लिए 3 बार दबाना, 601 के लिए गुना 3, तो ये हो जाएगा कितना, 1803। ठीक है, तो अब बात क्या कर रहा है कि टोटल कितनी बार दबाएगा, तो 1803 और 180 1983 और 5 1988, यानी कि 1988 हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है तथा y और z दोनों धन पूर्णांक हैं। धन पूर्णांक का मतलब ये है कि शून्य से बड़े हैं। ठीक है, नेगेटिव वाले नंबर नहीं, पॉजिटिव वाले नंबर। ठीक है, तो x का अधिकतम मान क्या लिया जा सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एक x है, प्लस में y है, प्लस में z है। अब हमें x जो है ना ये मैक्सिमम लेना है, ये क्या लेना है, मैक्सिमम। और y और z है ना, उनको हम अगर इसको मैक्सिमम लेंगे हम x को, तो हमें इनको मिनिमम लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या लेनी पड़ेगा, मिनिमम। और दिया गया है कि इन सब का जो योग आएगा, जो सम आएगा वो 9 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम जीरो तो ले नहीं सकते क्योंकि धन पूर्णांक है, शून्य से बड़ी है दोनों के दोनों, एक्स और ये वाई और जेड। तो हम इनको मिनिमम क्या ले सकते हैं, तो एक्स हमने निकालना है भाई, मैक्सिमम क्या वैल्यू होगी, तो हम वाई और जेड को 1 1 ले लेंगे। ठीक है, वाई का मान भी मैंने 1 ले लिया, जेड का मान भी मैंने 1 ले लिया, और इधर क्या है, 9। तो इस हमें तो ये चाहिए, तो एक और एक दो,
और 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 9 माइनस का 2 यानी कि 7। ठीक, यानी कि 7 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यदि 20 और 80 के बीच एक पूर्णांक n है, ठीक है, यानी कि दोनों के बीच में एक इंटीजर है जिसको हम n से डिनोट कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को छोड़कर कोई भी संख्या n प्लस n हो सकती है। इसका मतलब क्या है भाई, n प्लस n, यानी कि जैसे कि ये 47 है, इस 47 को मैं अगर n प्लस 7 के रूप में लिखूं, तो मुझे इसको 40 प्लस में 7 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 40 प्लस में 7। तो n का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कि जब मैं इस 47 को n प्लस n+7 के फॉर्म में लिख रहा हूँ तो 40 प्लस 7 लिख रहा हूँ। और जो ये n है ना, ये n 20 और 80 के बीच में है ना। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, n+7 की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को छोड़कर, यानी कि इन चार में से कोई एक संख्या ऐसी है जिसको हम n+7 की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो वो कौन सी है। ठीक है, तो देखो इसको भी लिखा जा सकता है 51 प्लस में 7। और जो 51 है यानी कि n का मान 20 और 80 के बीच में होगा। तो जैसे हम 88 को देखेंगे, ठीक है, तो 88 को क्या लिखा जाएगा, 81 प्लस में 7। तो n+7 की फॉर्म में लिखा तो यहाँ तो n का मान 81 हो गया, लेकिन 81 तो 20 और 80 के बीच में नहीं आता। तो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमने जानना था कि किस अंक को हम नहीं लिख सकते, तो 88 को हम n+7 की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ पे n जो होगा वो 20 और 80 के बीच में होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, 1089 पन्नों की किताब में कितनी विषम संख्या के पन्ने होंगे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे आपको पता है कि 1 से लेकर के अगर मैं 10 तक की संख्याओं में बात करूं, तो आधी संख्याएं जो होती हैं वो ओड होती हैं और आधी संख्याएं जो होती हैं वो इवन होती हैं। ठीक है, यानी कि 5 संख्याएं तो विषम होंगी और 5 संख्याएं कितनी होंगी, सम। ठीक है, इवन होंगी, और 5 क्या होंगी, ओड होंगी, और टोटल कितनी होंगी, 10, यानी कि हाफ हाफ होगी। तो इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ, देखो तो आप ऐसा करो कि 1090 तक आप मुझे ये बताएं कि कितनी विषम संख्या है। ठीक है, तो इसका हाफ कर देंगे। तो जब इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 545। तो विषम संख्याएं तो 545 होंगी, जिसमें 1089 भी तो आ गया। तो 1089 पन्नों की किताब में कितनी विषम संख्याओं के पन्ने होंगे, तो टोटल 545 होंगे। ठीक है, 545 सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे विषम संख्या के पन्ने पूछ लिए, वो सम संख्या के पन्ने पूछ सकता था, या ऐसे पूछ सकता था कि 1 से लेकर के 50 तक कितनी सम संख्याएं होंगी, तो टोटल कितनी होंगी, 25 सम होंगी, 25 विषम। ठीक है, अगर बेसिक आपको पता है तो आप सब कुछ कर लो। हजारों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं छोटे से पॉइंट से। अगला क्वेश्चन देखें, एक धनात्मक पूर्णांक जिसे जब 1000 में जोड़ा जाता है तो योग उस संख्या को जब 1000 से गुना करने पर प्राप्त संख्या से ज्यादा होता है, तो वह धन पूर्णांक है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को समझिए। कोई नंबर है, हमें नहीं पता वो क्या है, ठीक है, लेकिन उसको जब हम 1000 में जोड़ते हैं, ठीक है, वो नंबर कोई भी था, जब हम उसे 1000 में जोड़ते हैं, क्योंकि एक्स देखो, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस एक्स से बहुत घबराते हैं। ठीक है, तो ये वो वाली एक्स नहीं है भाई जो तुम सोच रहे हो, ठीक है, जिससे घबराने की जरूरत है? तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, आपको कामयाबी की तरफ ले जाने वाली, ना कि अलग। तो क्या करेंगे, इस एक्स को एक धनात्मक पूर्णांक जिसे जब 1000 में जोड़ा जाता है, उस धनात्मक पूर्णांक का हमें नहीं पता, तो जब उसको 1000 में जोड़ा जाता है तो उनका जोड़ आएगा, तो उनका जो जोड़ आता है उस संख्या को जब 1000 से गुना करें, तो जब
उसी संख्या को जब हम 1000 से गुना करते हैं, यानी कि इस संख्या को जब 1000 से गुना करते हैं, तो इनका जोड़ जो है ना, इनके गुना से जो प्राप्त हमें परिणाम होता है उससे ज्यादा आएगा। उससे क्या आएगा? ज्यादा होता है। तो वह धन पूर्णांक बताएं। ठीक है, यानी कि एक्स की वो क्या वैल्यू लें। देखो, अगर सबसे पहले आंसर निकालने से पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना होता है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, तो आप आंसर तक पहुंचने में काफी समय लगा दो। ठीक, पहले सबसे, यानी कि जो आंसर होता है ना, वो क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाता है। आधी बार तो ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब देखो, जैसे ही आप कोई भी यहाँ से उठा करके देखो, जैसे आपने वन उठाया यहाँ पे ऑप्शन से, तो 1000 में जब एक जुड़ गया तो ये हो गया 1001। और एक यहाँ पे रखा, तो 1000 की एक में गुना करने पर 1000, तो 1001 जो 1000 से बड़ा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो यही सेटिस्फाई करेगा इस स्टेटमेंट को, क्योंकि जैसे आप 5 रख दोगे, तो 5 रख दोगे, तो 1000 में जब आप 5 जोड़ोगे तो 1005 हो जाएगा। लेकिन 1000 की जब गुना करोगे आप 5 से, तो ये हो जाएगा 5000। ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन कह रहा है, तो ये तो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि 5000 बड़ा है ना किससे? 1005 से। ठीक है। तो अब कोई भी बड़ा नंबर ले लो, एक को छोड़ करके आप दो लोगे ना, तो भी इधर 2000 होगा, इधर 1002। तो सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कितनी बार दो आता है? अभी अभी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में वीडियो के, कि जीरो कितनी बार आता है? जीरो टोटल 11 बार आता है। एक कितनी बार आता है? हमने सीखा था 21 बार आता है। बाकी जितने भी नंबर आते हैं वो कितनी बार आते हैं? 20 बार। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं किसी ना किसी एग्जाम के अंदर। ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से बेसिक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो क्वेश्चन के जरिए हम सीख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखें। एक्स का मान जिसके लिए एक्स, x+1 और x+3 सभी अभाज्य संख्याएं। ठीक, तो क्या रखें? आराम से हम इनको रख के भी देख सकते थे। ठीक, जैसे हम जीरो रखते, तो जीरो रखते, तो जीरो रखने के बाद तो ये जीरो हो जाता, और ये तो भाज्य भाज्य का कोई पार्ट है ही नहीं, तो जीरो तो वैसे ही नहीं रख सकते। अगर हम दो रखते हैं, तो जैसे हमने दो रखा, एक भी नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे एक हो जाएगा और एक नहीं भाज्य नहीं अभाज्य, तो सीधा सा हम दो ही रख के देखते हैं। ठीक है। तो दो रखा, 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3। 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5। ठीक है। बिल्कुल अभाज्य संख्या का सेट है। ठीक है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या में अशांत पुनरावृत्ति दशमलव है? ठीक है। शांत, अभी देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूँ। एक वर्ड आएगा, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमने सीखा था पिछली क्लासों में टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत शांत दशमलव। ठीक। इस शांत दशमलव का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी फ्रैक्शन को सोल्व करें, तो दशमलव के बाद जो अंक आए वो एक शांत हो। ठीक है। जैसे कि मैं 3 को 5 से भाग दूं, तो 3 को जब 5 से भाग देंगे हम, तो आप सबको पता है कि भाग तो जाएगा नहीं। भाग नहीं जाएगा तो हम डेसिमल लगा देंगे और एक जीरो उतारेंगे, तो 5 के क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जीरो जो पॉइंट जो 6 है, यानी कि ये डेसिमल के बाद कुछ लिमिटेड नंबर है, यानी कि इस तरीके से चल नहीं रहा है कि चलता गया चलता गया चलता गया। तो ये शांत दशमलव होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। क्योंकि इसी तरीके से फ्रैक्शन दी गई होंगी आपको 4 ऑप्शन, और पूछेगा कि शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। ठीक है।
तो यही हमें बताना है। और इसकी क्या खास बात है, देखो, जैसे कोई फ्रैक्शन p बटे क्यू की फॉर्म में लिखी गई है, और ये जो q है ना, ये q, इस q के जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं हम, इस q के प्राइम फैक्टर, यानी कि अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे नीचे वाली संख्या के, अगर वो 2 और 5 के अलावा या फिर 2 की पावर m और 5 की पावर n, यानी कि 5, जैसे कि 5 गुना 5 यानी कि 25 भी हो सकता है वो। जैसे कि 2 गुना 2 वो 4 भी हो सकता है। 2 की पावर 3 की अगर बात करो तो वो 8 भी हो सकता है। यानी कि 2 की पावर m और 5 की पावर n, इनके अलावा अगर कुछ भी होगा ना, तो वो शांत दशमलव नहीं होगा, वो कैसा होगा, अशांत दशमलव होगा। ठीक है, अभी चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर, जो हमारा क्वेश्चन था। देखिए, 15/1600। अभी 1600 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टर। अब जिन बच्चों को प्राइम फैक्टर नहीं करने आते हैं, तो वो कैसे करेंगे। पहली बात तो ये होती है कि फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होते हैं। जो 1600 को भाग करते हो वो क्या होंगे, 1600 के गुणनखंड होंगे। तो जो हम आमतौर पे जो विधि अपनाते हैं वो इस तरीके से करते हैं। जिन बच्चों को जल्दी नहीं करना आता या स्टार्टिंग में जब करेंगे, तो हम इससे आसान तरीका सीखेंगे। एक बार समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन के अंदर बता देता हूँ। जैसे 2 से हम भाग करेंगे, तो यहाँ कितना आया, 800। फिर हमने 2 से भाग किया तो कितना आया, 400। फिर 2 से भाग किया तो कितना आया, 200। फिर हमने 2 से भाग दिया, कितना आया, 100। फिर हमने 2 से भाग किया, कितना आया, 50। फिर 2 से भाग किया, कितना आया, 25। फिर 2 से भाग किया, 5 से भाग किया, 5। फिर 5 से किया तो 1। यानी कि 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6। यानी कि 2 कितनी बार आया है, 6। यानी कि मैं इसको 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ, इसको 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में लिखा गया। अगर हम इस 1600 से इस 15 को भाग देंगे, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में आएगा, यानी कि शांत दशमलव होगा। कैसा होगा, शांत दशमलव। अभी इसको हम जल्दी कैसे कर सकते थे, तो हम इसको पार्ट में भी तोड़ सकते थे। यानी कि जैसे 16 है, 16 गुना में 100, दिमाग में ही करना। अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। और 100 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि फैक्टर में तोड़ना होता है, तो हम इसको 25 गुना में 4 भी कर सकते थे। यानी कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। 25 गुना 4 100, और 2 की पावर 4 16। अब इनको जोड़ते हैं। ठीक है, इनकी जब इनकी गुना करेंगे बेस से, मतलब पावर, अरे ये 2 था ना, 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो ये 2 की पावर 6 हो गया, और ये 5 की पावर 2। इस तरीके से तोड़ सकते थे। हमें क्या करना होता है पेपर के अंदर, इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं करनी है। अगर आप अब भी इस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हो या फैक्टर कर रहे हो, कुछ भी करेंगे, तो हम कंपटीशन को कभी फाइट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि समय कम होता है और कंपटीशन का लेवल बहुत हाई होता है। जब हम अभाज्य गुणनखंड का टॉपिक करेंगे, तो उसमें बिल्कुल बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे हम इनको। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये 8 क्या होता है, 2 की पावर 3, यानी कि 23 की पावर बटे में 2 की पावर 3। और 2 और 5 के अलावा कोई नंबर है होगा तो वो अशांत होगा, अदरवाइज शांत होगा। तो ये कैसा होगा, शांत। ये 50 आ गया, तो 50 को क्या लिखेंगे हम, 25 गुना में 2, यानी कि 5 की पावर 2 और गुना में 2। तो 5 और 2 के अलावा कुछ नहीं है, तो ये भी शांत होगा। तो 6 को क्या लिखेंगे, 2 गुना में 3। 2 और 5 के अलावा कोई भी ऐसा उनका भाज्य गुणनखंड आ जाएगा, तो जब उसको भाग दे करके देखोगे ना, तो अशांतावर्ती का होगा। कैसा होगा ये, अशांतावर्ती का होगा। ठीक है,
ये बातें हमने सीखी थी, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, अशांत क्या होता है, शांत, ये सब कुछ हमने सीखा हुआ है। ठीक। तो 17 को जब 6 से भाग दोगे ना तो कुछ इस तरीके से करके आएगा, 2.83333, ये खत्म नहीं होगा कहीं पे भी जाके। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जैसे अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या में अशांत पुनरावर्ती दशमलव है। ठीक है। तो नीचे सिर्फ दो है, तो सिर्फ दो है तो क्या होगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये शांत दशमलव आएगा। कैसा आएगा ये, शांत आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। यहाँ सिर्फ पांच है नीचे, तो सिर्फ 5 की पावर 3 है, तो ये भी कैसा होगा, शांत होगा। ये भी कैसा होगा, शांत। लेकिन हमें बताना क्या है, अशांत पुनरावर्ती दशमलव। तो 2 और 5 ही है, 2 की पावर m, 5 की पावर n, कुछ भी। ठीक है। हमें क्या देखना है कि 2 और 5 के अलावा तो कोई नंबर नहीं है। जैसे यहाँ 2 और 5 के अलावा 7 आ गए, तो जब इसको सोल्व करेंगे ना तो ये अशांत आवर्ती का होगा। कैसा होगा, अशांत आवर्ती का। ठीक है। अशांत और पुनरावर्ती, पुनरावर्ती डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। क्योंकि जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं ना उन्हीं को हम पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये सारे के सारे पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं। क्योंकि जो पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो कैसे होते हैं, नॉन रिपीटिंग। ठीक है। तो उनका जिक्र नहीं होगा यहाँ पे। तो डी ऑप्शन हम आराम से लगा सकते थे, हमारा सही उत्तर होता। ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करूं, मैं और एग्जाम्पल ले लूं यहाँ पे। जैसे कि मैं आपसे पूछ लूं कि 17/8 बताओ, शांत दशमलव होगा या अशांत होगा। तो आप आठ आठ को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, है ना। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये शांत आवर्ती का होगा। ठीक है। जैसे जब इसको सोल्व कर रहे होंगे तो 2.125 हमारा आंसर आएगा। ठीक है। तो ये लिमिटेड डेसिमल है, डेसिमल के बाद जो नंबर आएंगे वो लिमिटेड आएंगे। ठीक है। जैसे मैं और एग्जांपल की बात करूं, 13/3,125। ठीक है। जब आप इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे तो ये होता है 5 की पावर 5। ठीक है। ये क्या होता है, 5 की पावर 5। इस तरीके से भी अगर आप करोगे ना तो भी आप इसका निकाल सकते हो। तो सिर्फ 5 आया है, इसका मतलब क्या होगा, ये भी शांत होगा। ठीक है। जैसे मैं 29/343 कर दूं, तो 343 जो होता है ये 7 का क्यूब होता है। क्या होता है, 7 का क्यूब, यानी कि 7 × 7 × 7। आप इस तरीके से फैक्टर करके देखेंगे, जैसे भी आप निकालते हैं, अगर आपको याद है कि ये 7 की क्यूब होती है, तो यानी 2 5 के अलावा एक नंबर आ गया 7। तो नीचे 2 5 के अलावा कुछ भी आएगा ना, वो कैसा होगा, वो अशांत का होगा। ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। ठीक है। जैसे मैं कोई और एग्जांपल ले लूँ, जैसे कि मैं 6/15 ले लिया मैंने। ठीक है। मुझे ये बताओ ये शांतावर्ती का होगा या अशांतावर्ती का। तो 15 को जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 × 5 लिख सकते हैं ना इनको, अभाज्य गुणनखंड, इनकी दोनों की दोनों अभाज्य संख्याएं पावर में भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे 9 × 25 होता। ठीक है। तो 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, तो जब इसको सोल्व करेंगे हम तो ये अशांतावर्ती का आएगा। कैसे आएगा, अशांतावर्ती का। तो ये छोटी सी बात थी जो आपको याद रखनी थी। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बताओ, निम्नलिखित में से किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत होने के लिए क्या देखना है हमने, नीचे 2 और 5 होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 2 और 5। 2 और 5 के अलावा कुछ भी हुआ तो वो अशांत आवर्ती का होगा। 2 और 5 के अलावा 7 है, मतलब कैसा है, अशांत। ठीक है। 2 और 5 के अलावा 3 और 7 आ गया, कैसा है, अशांत। ठीक है। इनको भाग दे करके नहीं देखना होता। ये कैसा होगा, ये शांत दशमलव। ये कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है। टर्मिनेटिंग होगा, ये स्मूथ से जब ट्रांसलेट किया तो ये स्मूथ लिखा गया। ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये 2 और 5 के अलावा अलग है, तो ये कैसा होगा, ये अशांत होगा। ठीक। तो शांत अशांत समझ में आ गए होंगे। बताओ इसके अंदर क्या है। तो ये 2 की पावर 3 होती है,
शांत होगा। लेकिन इसने क्या पूछा है, किस संख्या का दशमलव प्रशांत अशांत आवर्ती का होगा। तो 2 की पावर 3 तो शांत। 125 क्या होता है भाई, 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 है तो शांत होगा। ठीक है। 3 की पावर 2, तो 2 और 5 के अलावा आ गया, तो कैसा होगा, अशांत पुनरावर्ती। ठीक। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। ठीक है। अब देखें, 3/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा। यानी कि जब हम 3 को 8 से भाग देंगे तो जो हमारा उत्तर आएगा वो इन चार में से कौन सा उत्तर होगा। तो अभी हमें बिल्कुल बेसिक से डेसिमल का कंसेप्ट समझना है। ठीक है। तो डेसिमल का कंसेप्ट हम कैसे समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में ये कह रहा है, जैसे कि 3 है, तो 3 के नीचे क्या है, 8। और 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3। ठीक है। तो जैसे प्रमेयीकरण आपने सुना होगा ना, प्रमेय रेशनलाइजेशन वगैरह कुछ करके, तो उसी तरीके से इसको हम रेशनलाइज करते हैं। और रेशनलाइज में क्या होता है कि मैं ऊपर जिस नंबर से गुना करूंगा ना, उसी नंबर से नीचे गुना कर लूंगा। या भाग करना हो तो ऊपर जिस नंबर में जो इंप्लीमेंट करेंगे वही नीचे वाले नंबर में होता है। यानी कि हम कुछ भी करेंगे उससे इस नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। किस तरीके से, एक तरीका तो ये है कि मैं इस 3 को 8 से भाग दे करके देखूं। ठीक है। हमारा कुछ ना कुछ उत्तर आएगा। अब उत्तर 375 करके कुछ होगा। ठीक है। क्योंकि सब में 375 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे भाग नहीं करवाना चाह रहा। वो ये जानना चाह रहा है कि आपको ये कंसेप्ट आता है या नहीं आता। तो जैसे कि 2 की पावर 3 है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे 5 की पावर 3 से गुना कर दूंगा और ऊपर भी 5 की पावर 3 से गुना कर दूंगा। ठीक है। क्योंकि ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, अगर हम इसको सोल्व करें तो कैंसिल भी कर सकते हैं, ऊपर से नीचे कट जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 गुना में 5 की पावर 3 125। और नीचे क्या हो गया, जब बेस सेम होते हैं, बेस अलग अलग होते हैं, पावर सेम होती है तो बेस गुना हो जाते हैं। तो ये 10 की पावर 3 हो गया। क्या हो गया, 10 की पावर 3। यानी कि नीचे 1000 हो गया। और ऊपर वालों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 375। और नीचे क्या हो गया, 10 की पावर 3। ठीक है। यानी कि 1000। अब आपको पता है कि जब हम भाग दे रहे हैं किसी 10 के मल्टीपल से, तो ऊपर जब उसको सोल्व करते हैं तो राइट साइड से उतने ही अंक छोड़ के डेसिमल आ जाती है। जैसे मेरे को 55 में भाग देना हो 10 से, तो मैं एक अंक छोड़ के डेसिमल लगा दूंगा, मैं उसको लिख दूंगा 5.5। जैसे मुझे 247 को भाग देना हो 100 से, तो मैं उसको लिख दूंगा 2.47। जैसे मुझे 375 में भाग देना है किससे, 10 की पावर 3 से, यानी कि 1000 से, तो मैं राइट साइड में 3 अंक छोड़ के 375 डेसिमल लगा दिया मैंने, तो ये मेरा उत्तर होगा। ठीक है। यानी कि 3 अंक छोड़ के, तो ए हमारा उत्तर होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि नीचे 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि जरूर इसने 5 की पावर 3 से रेशनलाइज किया होगा। यानी कि 10 की पावर 3 बनाया होगा और 3 अंक छोड़ के डेसिमल आएगा। 3 अंक छोड़ के क्या आएगा, राइट साइड में डेसिमल आएगा। क्योंकि एक बार 2 और 5 मिलते हैं ना, तो एक जीरो बनता है लास्ट में। 2 बार 2 और 2 बार 5 मिलेंगे ना, तो लास्ट में 2 जीरो बनेंगे। 25 चौके 100 होता है ना। उसी तरीके से अगर 3 बार 2 और 3 बार 5, ठीक है, तो 8 गुना में 125, तो लास्ट में कितने जीरो बनेंगे, 3 जीरो।
यानी कि एक बार दो, एक बार पांच की गुना होगी तो लास्ट में एक जीरो बनेगा। ठीक। तो उसी तरीके से जब 2 की पावर 3 है तो सीधा सीधा उसने रेशनलाइज किया 5 से 3 से। और हम आराम से इस तरीके से बता लगा सकते हैं कि जो डेसिमल लगेगी वो कितने अंक छोड़ के लगेगी। ये इस कंसेप्ट पे था। जैसे अगला क्वेश्चन, 17/8 हो गया। ठीक है। अब 17 को हमें 8 से भाग नहीं देना है यहाँ पे, क्योंकि जब भी तुम भाग दोगे, 2 1 2 5, 2 1 2 5, 2 1 2 5, 2 1 2 5, यानी कि वो हमसे भाग नहीं करवाना चाह रहा है यहाँ पे। वो सीधा सीधा ये देखना चाह रहा है कि ये 2 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 से ऊपर गुना की होगी, 5 की पावर 3 से नीचे गुना की होगी, और ये नीचे 10 की पावर 3 बन गया होगा, यानी कि उस संख्या को उसने 1000 से भाग किया है। और 1000 से भाग किया है, इसका मतलब क्या है कि डेसिमल राइट साइड से 3 अंक छोड़ के आएगा। तो राइट साइड से 3 अंक छोड़ के कहा, 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल बन रहा। तो ये हमारा उत्तर था। ठीक। तो ये इस कंसेप्ट के ऊपर था। आइए आगे चलते हैं हम। यहाँ देखो, इज इक्वल टू 5 4 3.284 को गुना कर दिया 10 की पावर 2 से। तो 10 की पावर 2 से गुना करेगी तो ये डेसिमल राइट साइड में जाएगा या लेफ्ट साइड में जाएगा? जब भी हम गुना करते हैं किसी से तो डेसिमल हमेशा राइट साइड में जाता है। जैसे कि मैंने 2 से गुना किया, किससे, किसी भी छोटी संख्या से, 5 से, तो हमारा जो नंबर होता है वो बड़ा होता जाता है। कितना बड़ा? यानी कि 10 हो गया, 2 से कितना हो गया, 10। तो जब भी हम गुना कर रहे हैं तो ये नंबर बड़ा होगा, बड़ा होगा तो क्या होगा, जैसे कि 10 की पावर 2 है ना, तो डेसिमल 2 अंक इधर से रख जाएगा राइट साइड के अंदर। तो 8 के बाद डेसिमल आएगा, तो 8 के बाद डेसिमल कहाँ है, यहाँ पे। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर था। और अगर ये 10 की पावर -2 होता, गुना में क्या होता, 10 की पावर -2, इसका मतलब ये है कि जो 10 की पावर -2 है ना, उसको जब हम नीचे लिखेंगे तो ये भाग है, कि हम इसको 100 से भाग कर रहे हैं। यहाँ तो मतलब है कि हम इसको 100 से गुना कर रहे हैं, लेकिन जब ये माइनस में है तो इसका मतलब ये है कि हम उसको 100 से भाग कर रहे हैं। और जब हम किसी को भाग करते हैं, जैसे कि मैंने 4 में 2 से ही भाग दे दिया, तो भाग देते हैं तो जो संख्या होती है, एक्चुअल संख्या, वो छोटी होती है। 4 को 2 से भाग दिया तो 2 आ गया, लेकिन गुना करता तो ये 8 हो जाता। तो सीधा सीधा क्या है कि जब हम भाग दे रहे होते हैं तो उतने ही अंक डेसिमल राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर से रख जाते हैं। अगर 100 से भाग, यानी कि यहाँ पे -2 होता ना, तो डेसिमल 5 के बाद आ जाती, एक और एक 2 अंक छोड़ के लग जाती। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ देखें, 10 की पावर -3, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम इस संख्या को भाग कर रहे हैं किससे, 10 की पावर 3 से। ठीक है। इसको हम ऊपर ले जाते हैं गुना में तो ये माइनस में चला जाता है। तो जब हम भाग करेंगे तो डेसिमल लेफ्ट साइड की ओर आएगा, अंक छोटा होगा। तो 3 है, तो 3 अंक इधर से रख जाएगी, यानी कि 0 5 6 3 2 1, यहाँ डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, कहाँ है देखो, 0 डेसिमल 05632 1, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए चलते हैं आगे। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि हमें 10 की किसी भी मल्टीपल को जब गुना करते हैं तो डेसिमल किधर जाएगी, और 10 की पावर जो माइनस में होगी तो किधर जाएगी डेसिमल। ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि 7 5 4.3 संख्या का मानक रूप क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए इस नंबर की। तो 7 5 4.3 हमें बतानी है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पता है क्या होता है, यानी कि इसको हम, इसी संख्या को हम किसी दूसरे तरीके से लिखें। तो दूसरे तरीके से लिखेंगे ना तो हमें क्या करना होता है कि जो पहला अंक है उस पहले अंक के बाद डेसिमल लगा दो।
तो पहले अंक के बाद डेसिमल लगा दिए और मैंने सारे के सारे अंक लिख दिए, 543 543। तो अब इसको मैं किससे गुना करूं कि डेसिमल वापस से यहीं पे आ जाए। तो यहीं पे आने के लिए, यानी कि इस डेसिमल को राइट साइड में लेके आने के लिए मेरे को 10 की पावर 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि जब इसको सोल्व करूंगा तो यही यही नहीं आ जाएगा, यानी कि ये वाली बात और ये वाली बात बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, लेकिन इसमें डेसिमल जो है ना वो 7 के बाद लगा है, पहले अंक के बाद लिखा। तो ये वाली है ना, ये वाली इस अंक की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक, जैसे मैं कोई और एग्जांपल दे दूं आपको, जैसे मैं इसी क्वेश्चन से ले लूं कि अगर ये होता कि 7 5.43, मैं कहूँ कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख के बताओ, तो आप क्या करते कि 7 के बाद डेसिमल लगना है, फिर आपने वही संख्या लिखी 543। अब गुना में क्या करना है, तो गुना में क्या करें कि डेसिमल वापस से यहीं आ जाए। तो अगर राइट साइड में डेसिमल लेके आएंगे हम, तो पॉजिटिव नंबर से गुना करते हैं। तो एक अंक इधर लेके आनी है तो 10 से गुना कर देंगे, 10 से गुना जब जैसे ही करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। जैसे मैं और एग्जांपल दे दूं, मैं कह दूं 713.2569, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के बताओ। तो क्या करेंगे हम, सात सात के एक अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे, फिर 1 3 2 5 6 9। ठीक है, अब इसको किससे गुना करूं कि ये डेसिमल वापस से यहीं आ जाए। तो यहाँ लाने के लिए मुझे 10 की पावर 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि एक और एक 2 अंक है ना, 2 अंक इधर लेके आनी है। तो जब इसको गुना करेंगे तो यही उत्तर आ जाएगा, यानी कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। ठीक है, ये था। अच्छा, कई बार क्या होगा, जैसे कि 0.00961 ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए और कहे कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो, तो आपने डेसिमल कहाँ लगाना है, जो पॉजिटिव नंबर होगा पहला उसके बाद, यानी कि 9.61 लिख लिया। तो अब इसकी गुना में क्या करूंगा, तो अब इसकी गुना में क्या करूंगा, कितने अंक है, 1 2 3, यानी कि ये डेसिमल 3 अंक उधर जाना चाहिए, 1 2 3। तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3। जब इसको हम 10 की पावर -3 यानी कि 1000 से भाग करेंगे, तो डेसिमल 3 अंक लेफ्ट साइड में सरक जाएगी, तो 1 2 3 वापस से यही आ जाएगा, यानी कि जब इसको सोल्व करेंगे तब यही हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल की बात करूं मैं, 0.005। ठीक है, इसका क्या करेंगे हम, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, 5 के बाद डेसिमल लगाएंगे। भाई बाद में जीरो कुछ भी लगाए वो तो पॉजिटिव नंबर यही तो रहता है। तो 5, तो इसको हम 5 5 गुना में क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 1 2 3 अंक है ना, तो -3 लिखें, क्या लिखेंगे, -3। क्योंकि जब 5 को 1000 से भाग करेंगे तभी 3 अंक छोड़ के डेसिमल आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म होती है मानक रूप। तो मेरे ख्याल से आप आराम से निकाल सकते हैं मानक रूप किसी भी संख्या का। जैसे इस संख्या का मानक रूप निकाल के देखो, तो क्या आएगा, डेसिमल यहाँ होना चाहिए, यानी कि 5.432 होना चाहिए। और इसको मैं किससे गुना करूं कि वापस से यही उत्तर आए मेरा। तो मुझे तो लेफ्ट साइड में जाना, जब लेफ्ट साइड में जाएंगे तो भाग देते हैं, भाग देते हैं तो पावर माइनस की लेते हैं। अब 1 2 और 3, ये 3 अंक मुझे लेफ्ट जाना है, तो 10 की पावर -3। तो कहाँ पे है, 10 की पावर -3। या आप यहाँ ऐसे भी कर सकते थे कि एक अंक छोड़ करके डेसिमल सिर्फ इसके अंदर है। तो यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, जो पॉजिटिव वाला पहले वाला अंक होता है उसके बाद डेसिमल आता है। ठीक, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है भाई, जिसमें हमने बहुत सारे बेसिक बेसिक कंसेप्ट सीखे हैं। ठीक है, अगली क्लास में हमें यूनिट पैलेस निकालना सीखेंगे। ठीक है।
यूनिट प्लेस, बड़ी बड़ी संख्याओं की मल्टीप्ली, जब उनको हम गुना करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो लास्ट का अंक क्या आएगा। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आएंगी आगे सवालों के अंदर, तो उन कैलकुलेशन को हम जल्दी करने के लिए हमें ये सारी टेक्निक का पता होना चाहिए। तो कल की जो अगली क्लास होगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।